हेलो बच्चों। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आप लोग ठीक होंगे। हम लोग ऑल इन वन सीरीज़ कर रहे थे। ऑल इन वन सीरीज़ का मतलब आप जानते ही हैं, चैप्टर वाइज भी है और ईयर वाइज भी है, थ्योरी भी है एंड न्यूमेरिकल भी है। जो चैप्टर चल रहा था दैट वाज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। वीडियो सेशन यू कैन से लेंदी हो रहा था, इसलिए उसको दो पार्ट में ब्रेक किया गया था। एक और रीज़न था कि जो कंटेंट है उसको आप दो पार्ट में इमेजिन करिए, नहीं तो फिर क्या होता है कि मिक्स कर देते हैं आप क्वेश्चंस को। जहाँ लगाना होता है राइट हैंड थंब रूल, वहाँ आप लगाते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, और जहाँ पे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाना होता है वहाँ पे लगाते हैं आप राइट हैंड रूल। तो यहाँ पर ऐसा ना हो इसलिए और इंटेंशनली जो सेशन था वहाँ पर रोका गया था। मैं पुराने सेशन में क्या हुआ था थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ, फिर आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। पुराने सेशन में ये कुछ कहानी थी जो हुई थी। मैं बहुत ब्रीफ में बात करूं तो ऐसा कि होता क्या है कि मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है नॉट ओनली बिकॉज ऑफ मैग्नेट। मैग्नेटिक इफेक्ट केवल मैग्नेट की वजह से नहीं होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट करंट की वजह से भी होता है। जैसे दो मैग्नेट एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, टॉर्क लगाते हैं, वैसे ही जो दो करंट एलिमेंट है, एक वायर अगर उसमें करंट है, दूसरा एक और वायर है उसमें भी करंट है, तो ये दोनों लोग भी एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। लेकिन ये जो फोर्स लगाने का मैकेनिज़्म है वो इतना इजी नहीं है। बीच में एक क्वांटिटी को पिक्चर में लाना होता है। जैसे मान लो एक वायर है, इसमें करंट I1 है, एक और वायर है इसमें करंट I2 है, तो इनके बीच में फोर्स लगेगा। वो मैंने आपको बताया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I1 I2 डिवाइड बाई R। आर क्या है? इन वायर के बीच की सेपरेशन है। ये डायरेक्शन के बेसिस पर अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिपल भी कर सकते हैं। जैसे दो मैग्नेट होते हैं वो अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिपल भी कर सकते हैं। डिपेंड करेगा कि उनके जो पोल्स हैं लाइक पोल फेस कर रहे हैं या अनलाइक। तो उसी प्रकार से यहाँ भी होता है। जो दो आपके पास पैरेलल वायर्स हैं ये और ये अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ये रिपेल भी कर सकते हैं। डिपेंड करेगा करंट लाइक करंट है या अनलाइक करंट है। यहाँ पे करंट लाइक करंट है, एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर अट्रैक्शन होगा। जो अगर एक करंट ऊपर जाए और दूसरा नीचे आए तो फिर अट्रैक्शन नहीं होगा। अनलाइक करंट वो रिपेल करती है। इस पर क्वेश्चन वगैरह PYQ जो थे वो सारे डिस्कस हो गए थे। नाउ हमें इस हेडिंग पर आना है, बट उसके पहले मैकेनिज्म समझ लीजिए। यहाँ पर ये वायर इस वायर पे फोर्स लगाता है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये जो फोर्स लगाने की मैकेनिज्म है ये इतनी आसान नहीं है। ये दो स्टेप में होती है। बीच में मैग्नेटिक फील्ड को भी पिक्चर में लाना होता है। वो कैसे कि जो ये वायर है ये अपने अराउंड समथिंग समथिंग प्रोड्यूस करता है। ये वायर यहाँ ना भी हो तो भी यहाँ पर ड्यू टू I1 समथिंग समथिंग प्रोड्यूस हो रखा होता है। वही समथिंग समथिंग को मैग्नेटिक फील्ड कहा गया है। और मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई वायर होता है तो उस पर फोर्स लगता है। ध्यान दीजिएगा, करंट कैरिंग वायर दो बातें करता है। एक, अगर वायर में करंट है तो अपने अराउंड वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी बिकॉज ऑफ I1, और यहाँ I2 पे फोर्स होगा। तो I2 पे फोर्स नो डाउट I1 की वजह से होगा, लेकिन ये दूर की बात है। पास की बात क्या है कि I2 या कोई भी करंट कैरिंग वायर अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर फोर्स लगेगा। तो समझ में आया करंट कैरिंग वायर दो बातें कैसे जनरेट कर रहा है। करंट कैरिंग वायर पहली बात तो फील्ड प्रोड्यूस करता है, और दूसरी बात कि अगर करंट कैरिंग वायर ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड हो रखी फील्ड में रखा है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो करंट कैरिंग वायर फील्ड भी जनरेट करता है, करंट कैरिंग वायर फील्ड में रखा है तो फोर्स भी एक्सपीरियंस करता है। तो लास्ट सेशन को हमने ब्रेक किया था। इंटेंशन क्या था कि लास्ट सेशन में हमने मैग्नेटिक फील्ड निकलवाई थी। लास्ट सेशन में हमने मैग्नेटिक फील्ड निकलवाई थी करंट कैरिंग वायर की वजह से। अब मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ करंट कैरिंग वायर, इसकी बात हम नहीं करेंगे। मान लेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी प्रोड्यूस हो रखी है और उसमें एक वायर रखा जाएगा और उसमें करंट होगा।
तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। यही है यहाँ पर। देखिए यहाँ ये मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी प्रोड्यूस हो रखी है। हो सकता है वो करंट कैरिंग वायर की वजह से हो सकता है वो किसी मैग्नेट की वजह से हो। यहाँ पर ये N और ये S बना दिया गया है। इससे आपको ये पता पड़ गया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ की तरफ जो आ रही है बिकॉज ऑफ मैग्नेट है। बट ज़रूरी नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट की वजह से है या मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग वायर की वजह से है, इट डज़ नॉट मैटर। अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें एक वायर रखा हुआ है और उसमें करंट कैरी हो रही है, देन व्हाट विल हैपन, देन इस वायर पे क्या होगा, एक फोर्स लगेगा। ये वायर मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा, लेकिन हमारा कंसर्न यहाँ पर इस वायर के द्वारा कितनी फील्ड जनरेट होगी इस पर नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड तो ऑलरेडी ड्यू टू समवन अदर प्रोड्यूस हो रखी है और उस मैग्नेटिक फील्ड में ये करंट कैरिंग वायर रखा है, इस पर फोर्स कितना लगेगा ये निकालना हमारा कंसर्न है। तो हेडिंग क्या हो गया, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, एक कंडक्टर है उसमें करंट कैरी हो रही है, इस पर फोर्स कितना होगा ये हमें निकालना है। कब लगेगा ये फोर्स, जब कोई कंडक्टर करंट कैरी कर रहा हो एंड वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो। मैग्नेटिक फील्ड वो हो सकता है अनदर कंडक्टर की वजह से हो, करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से हो सकता है वो भी ड्यू टू मैग्नेट हो। ये मैग्नेटिक फील्ड किस चीज़ की वजह से है ये मायने नहीं रखता। यहाँ बस अगर मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है, इट विल एक्सपीरियंस फोर्स। किधर एक्सपीरियंस करेगा, क्या फार्मूला होगा, यही हमें जानना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी देखिए ध्यानपूर्वक, ये नॉर्थ है ये साउथ है, ये ना भी बनाया जाए तो आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना इस पर, बस समझना है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू सम रीज़न, और उस मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इट विल एक्सपीरियंस फोर्स। करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सपीरियंस सम फोर्स। इसमें मैग्नीट्यूड भी होगी, इसमें डायरेक्शन भी होगी। मैग्नीट्यूड ये है BIL, बिल आप कह सकते हो, कुछ लोग IL भी कहते हैं, दोनों ही ठीक है, चाहे 2 गुणे 3 करो चाहे 3 गुणे 2। अभी ये लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि 12वीं क्लास में इस तरह से लिखने से डायरेक्शन थोड़ा आसान हो जाती है फोर्स का निकालना। फोर्स आप समझ रहे हो ना, कोई वेक्टर स्केलर क्वांटिटी तो है नहीं, वो तो वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें तो डायरेक्शन भी होगी। इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो फोर्स लगेगा, प्रश्न उठेगा कि किधर लगेगा। ये I और L और B अगर नोन है तो फिर रख देंगे तो फोर्स की वैल्यू आएगी, फोर्स की मैग्नीट्यूड वैल्यू आएगी, फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा। डायरेक्शन कैसे निकलेगा, इसके लिए होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ध्यान दीजिएगा, मिक्स ना कीजिएगा। पुराने वीडियो में राइट हैंड थंब रूल डिस्कस किया गया था, वो किस पर्पस के लिए था, क्या मोटिव था उसका, क्या उद्देश्य था। करंट कैरिंग कंडक्टर मैंने कहा 2 काम करता है, फील्ड भी जनरेट करता है और फील्ड में रखा हो तो फोर्स भी एक्सपीरियंस करता है। करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो ये नहीं होता फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इसलिए नहीं होता। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से नहीं, करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो फोर्स लगता है उसकी डायरेक्शन को निकालने के लिए होता है। करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस होती है उसकी डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रूल होता है। दोनों में अंतर कर पा रहे हो, पूछा जाता है और मिक्स करते हैं आप लोग, इसीलिए मैंने वीडियो को 2 पार्ट में इंटेंशनली ब्रेक किया। चाहते तो हम एक साथ पढ़ा देते, लेकिन दिमाग में फिर सेटिंग प्रॉपर ना हो पाती। अब आपको आई होप सेटिंग हो गई होगी कि करंट कैरिंग वायर न केवल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है बल्कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो फोर्स भी प्रोड्यूस करता है। यही तो कारण है कि ये 2 लोग आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाला करंट कैरिंग कंडक्टर अपने अराउंड यहाँ हर जगह, मतलब यहाँ भी फील्ड जनरेट करेगा। इसको निकालने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करेंगे और यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रखी है उस मैग्नेटिक फील्ड में ये करंट कैरिंग कंडक्टर दूसरा वाला I2 विल एक्सपीरियंस सम फोर्स, उसको निकालने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करेंगे। अब प्रश्न उठेगा ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, बट उसके पहले मैं ये बता देना चाहूँगा कि कुछ लोग यहाँ पे साइन थीटा भी लिखते हैं, यहाँ पर आप उसे डिलीट कर सकते हैं, ओनली IL भी लिखेंगे
तो भी इक्वली करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो ये करंट है ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होने की परिस्थिति में साइन थीटा साइन 90 ये 1 होता है। 1 यहाँ लिखें चाहे ना लिखें, डज नॉट मैटर। तो सो इट इज इक्वली करेक्ट। नाउ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जानना है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये किसी का लेफ्ट हैंड है, क्रेडिट गोज टू एनसीईआरटी, उसका ये स्क्रीनशॉट है। ये आपने अपने लेफ्ट हैंड को ऐसे पोस्चर में अरेंज करना है जहाँ पर ये दोनों जो फिंगर्स हैं इनको मुट्ठी बंद करके रखना है, पाम से चिपका के रखना है। बाकी ये जो तीनों फिंगर हैं इनको ओपन कर देना है, खोल देना है, टाइट कर देना है, सीधी सीधी हो जाए। तो यहाँ पर ये सब आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। आप चेक कर लो, इमेजिन नहीं हो पा रहा है तो बाजू में एक क्यूब बना लो तो इमेजिन हो जाएगा। सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर, 3 लोग एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये कैसे हो सकता है? हजम होने वाली बात नहीं रहती है नॉर्मल 10वीं क्लास के बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को ये रहता है कि एक ये वेक्टर है, एक ये डायरेक्शन है, एक ये डायरेक्शन है, 2 लोग एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो सकते हैं। अब हम तीसरा कोई अगर लें तो वो तीसरा इन दोनों के परपेंडिकुलर कैसे हो सकता है? हो सकता है, बस वो इस प्लेन में नहीं होगा, इस प्लेन के नॉर्मल होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, यू कैन से इनवर्ड या आउटवर्ड। इसके लिए आप अपने इस रूम के इस पॉइंट ओ को इमेजिन करो। यहाँ पर इस दिशा में आप जाइए, यहाँ पर लिख लीजिए सपोज ए, इस दिशा में जाइए, सपोज करिए ये है बी, इस दिशा में जाइए, सपोज करिए ये है सी। नाउ नोटिस करिए सारे ही लोग एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, जैसे कि ए और सी के बीच में यहाँ पर देखिए ये एंगल 90 है। ये आपके कमरे की बैक एंड वाली जो दीवार है उस पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पर बी और सी के बीच में देखिए 90, सावधानीपूर्वक बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये 90 डिग्री कौन से प्लेन में बन रहा है? 90 डिग्री ये बन रहा है आपके कमरे की साइड वाली दीवार पे, लेफ्ट वाली दीवार पे। ये एंगल जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, बोल रहे हैं ना, ये एंगल प्लेन एंगल है। अंडरस्टूड होता है कि एंगल ओनली अगर कहीं लिखा है तो उसका कंप्लीट मीनिंग प्लेन एंगल होता है। दरअसल एक और भी एंगल होता है जो तो बहुत कठिन होता है, समझ पाना मुश्किल बात होती है। एंगल 2 प्रकार के होते हैं, सॉलिड एंगल होता है, प्लेन एंगल भी होता है। बाय डिफ़ॉल्ट एंगल का मतलब प्लेन एंगल ही होता है, जो ये बता रहा है कि एंगल एक प्लेन में बनता है। यहाँ पर ए और सी के बीच का ये जो 90 डिग्री का एंगल है या प्लेन एंगल है, ये आपके कमरे की पीछे वाली दीवार पे बना है। और बी और सी के बीच में जो 90 डिग्री का एंगल है ये आपके कमरे की साइड वाली दीवार पे बना है। ए और बी के बीच में जो 90 डिग्री का एंगल है ये आपके फर्श पर बना है, जहाँ पर आप टेबल और चेयर डाल करके बैठते हो, वहीं पर यह एंगल बना है। एंगल ऑलवेज मेक इन अ प्लेन, बिकॉज बाय डिफॉल्ट एंगल मीन्स प्लेन एंगल, नॉट सॉलिड एंगल। बस जानकारी के लिए मैंने बताया कि ये भी होता है, बट ये सिर्फ जानकारी है, हमें इससे मतलब नहीं रखना है। नाउ ये तो आपको समझ में आ गया कि कैसे संभव है कि 3 लोग एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, ये समझ में आ गया। अब ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये तीनों लोग एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये फील्ड है, ये मोशन है, ये मोशन का मतलब अभी मैं बताऊंगा। और ये जो फिंगर है, मिडिल फिंगर, जो उंगली करने के काम आती है, वो क्या कहते हैं, यहाँ पर प्लेन के परपेंडिकुलर है, बाहर की तरफ है। नहीं समझे? ये वाली बात थोड़ी मुश्किल है, मुझे समय देना होगा। यहाँ पर जैसे कि क्यूब के रेफरेंस में हम बात करें तो आप पॉइंट सपोज करिए, इमेजिन करिए एम, इस एम पॉइंट पर इधर की तरफ जाइए तो ये बराबर हो गया आपकी इस वाली उंगली के, जिसको आप इंडेक्स फिंगर या तर्जनी कहते हैं। और अगर इधर की तरफ जाइए यहाँ पर तो ये आपके थंब को बता रहा है, और इधर की तरफ जाइए तो ये आपका जो है मिडिल फिंगर है। तीनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, ठीक है। यहाँ पर सावधानी पूर्वक समझिएगा, 3D फिगर है, इमेजिनेशन स्ट्रांग होना पड़ेगा। ये जो आपका तीसरा वाला फिंगर है, ये मिडिल फिंगर जहाँ पर करंट लिखा है, ये आपके स्क्रीन में नहीं है, स्क्रीन के प्लेन पे नहीं है। ये कहानी ऐसी है कि जैसे कि मान लो यहाँ पर क्या है कि 2 लोग
आपस में लड़ाई कर रहे हैं, एक ये और एक ये, और इस जगह पर कोई भूतनी है, उसका हाथ निकल करके आपके फेस की तरफ आए, ये वो डायरेक्शन है जो इस प्लेन में नहीं है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, आउटवर्ड है, नॉर्मल टू द प्लेन कमिंग आउटवर्ड। तो प्लेन के परपेंडिकुलर दरअसल दो डायरेक्शन होती हैं, एक इनवर्ड होती है, एक आउटवर्ड होती है। अभी जो भूतनी का हाथ आया था, आपने धक्का दे दिया, वापस चला गया, वो भी प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन ही है, लेकिन वो इनवर्ड है। डायरेक्शन का सारा खेल आपको क्लियर अगर हो गया है तो अब आपको रटना पड़ेगा। क्या रटना पड़ेगा कि यहाँ पर ये जो 3 फिंगर हैं, इसमें ये 3 क्वांटिटीज़ हैं, ये छिपी हुई हैं। दरअसल हमारा कंसर्न क्या है, आप समझ गए? कंसर्न है हमारा करंट कैरिंग वायर पे फोर्स की डायरेक्शन निकालना। क्या कंसर्न है? करंट कैरिंग वायर पे फोर्स की डायरेक्शन निकालना। एक वायर है, उसमें करंट कैरी हो रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया, तो उस पर फोर्स लगेगा। किधर लगेगा ये फोर्स, ये हमें निकालना है। तो जो वायर है, अगर उस वायर को ऐसे रखा जाए, एक वायर अगर हम इमेजिन करें इस तरह से, उसमें करंट फ्लो हो रही है, ये करंट की डायरेक्शन अगर हो गई, ये करंट की डायरेक्शन हो गई, ये करंट की डायरेक्शन हो गई, और अगर फील्ड इस डायरेक्शन में है, फील्ड इस डायरेक्शन में है, फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स किधर को लगेगा? फोर्स विल बी रिप्रेजेंटेड बाय थंब। फोर्स विल बी रिप्रेजेंटेड बाय थंब, मतलब ये जो करंट कैरिंग वायर है, ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये मूव कर जाएगा, इसका मोशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका मोशन? किधर को? इधर की तरफ को। अंगूठा जो है इस करंट कैरिंग वायर में डिफ्लेक्शन को, मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। रटने का तरीका, फादर, मदर और चाइल्ड, यानी कि ये फोर्स हो गया, ये मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और ये चाइल्ड मतलब करंट हो गया। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अगर आपको शब्दों में बयान करना है, लिखना है, डायग्राम इतना खूबसूरत तो आप बना नहीं पाएंगे, मैं भी नहीं बना पाऊँगा, संभव ही नहीं है हम लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए होता है, वो बनाना चाहे तो बना सकते हैं। तो डायग्राम आप यहाँ पर उतना अच्छा नहीं बना सकते, तो जो शब्द होंगे वो आपके बिल्कुल क्लियर कट होने चाहिए। कि इफ़ वी स्ट्रेच दीज 3 फिंगर्स इन सच अ वे दैट ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये और ये और ये और ये, यहाँ पर मैंने बताया कि 3 लोग आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर कैसे पॉसिबल है। इफ़ यू स्ट्रेच दीज 3 इन सच अ वे they are mutually perpendicular, then thumb will represent force, index will represent magnetic field and middle finger will represent current। क्लियर हुआ? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। किस पर्पस के लिए होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल? करंट कैरिंग वायर में फोर्स की डायरेक्शन को निकालने के लिए। फील्ड तो पहले से ही है, फील्ड की डायरेक्शन निकालना यहाँ हमारा मोटिव नहीं है। वो मोटिव तो पिछले वाले सेशन में था, जहाँ पर करंट कैरिंग वायर ने फील्ड जनरेट किया था, उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल नहीं था, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल भी नहीं था, मैक्सवेल का राइट हैंड रूल था। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल तो हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं है फिलहाल, अगर होगा कभी तो उसे बताया जाएगा। फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल होता है वो इंड्यूस ईएमएफ निकालने के लिए होता है। अब यहाँ पर अगर हम इंड्यूस ईएमएफ में जाएंगे तो डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, इसलिए इग्नोर किया जा रहा है। क्लियर हो गया? नाउ वी विल अप्लाई दिस ऑन द गिवन सिचुएशन टू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहाँ पर आप अपने स्थान पे जहाँ पर बैठे हैं खड़े हो जाइए। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत बड़े एग्ज़ाम की बात हो रही है, जी एडवांस के एग्ज़ाम की बात हो रही है। वहाँ पर ऐसा देखा गया है, क्या देखा गया है कि बच्चे अपनी सीट पे खड़े हो जाते हैं और फिर क्या है ना कि फ्लेमिंग के रूल्स को अप्लाई करते हैं, तभी संभव हो पाता है। क्योंकि बैठे बैठे अपने हाथ को तोड़ना मरोड़ना इतना आसान नहीं होता है, बड़ा मुश्किल है ये लगाना। अभी मैं समझाऊंगा, आपको सब समझ में आएगा, लेकिन जब खुद से करेंगे तो नहीं होगा। खुद से करने के लिए पहले आप खड़े हो जाइए और फिर ट्राई करिए। पहले बैठ के कर लीजिए, बाकी मुझे ऐसा लगता है दिक्कतें आएंगी,
तो खड़े हो जाइएगा, फिर करिएगा। हो सकता है आपको वहीं पे गोल गोल नाचना, इधर उधर एडजस्ट करना पड़े। आप अगर क्या कहते हैं हनी सिंह को फॉलो करते होंगे, यो यो हनी सिंह, तो उस तरह के पॉस्चर आपके हाथ में लेफ्ट हैंड में बनेंगे, रैप करते टाइम जैसे बनते हैं। तो वो सब यहाँ पर होगा। आपको शर्माना नहीं है, घर में हैं आप अभी, कर लीजिए, खुद से प्रयत्न करिए, तभी हो पाएगा। नहीं समझ में सब आएगा, खुद से कर नहीं पाएंगे। खुद से कब कर पाएंगे? जब खुद से अभी करेंगे तो एग्ज़ाम में भी खुद से हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमें निकालना है, क्या निकालना है कि इस वायर पे फोर्स किधर लगेगा, इस वायर पे फोर्स किधर लगेगा। मैंने कहा आपका जो थंब होता है वो फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, आपका जो इंडेक्स फिंगर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, और जो तीसरा वाला फिंगर होता है वो करंट को रिप्रेजेंट करता है। क्या यहाँ पे 3 लोगों में से 2 लोग बता दिए हैं हमने। एफ मैग्नेटिक फील्ड को बी से लिखने की मेरी आदत है, तो मैं बी लिखे ले रहा हूँ। एक्चुअली मैं इसीलिए याद भी रख पाता हूँ चीज़ों को कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बोले तो FBI, और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की जब बात आएगी तो बोले तो वो हो जाता है CBI। ये कोड मेरे दिमाग में चलते रहते हैं, इसलिए मैं भूल नहीं पाता हूँ, सब तुरंत इंस्टेंट याद आ जाता है। आपके लिए अभी इतना आसान नहीं है। आप यहाँ पर जितना मैं कह रहा हूँ बस उतनी फॉलो करो, इसको इग्नोर करो। FBI थंब फोर्स है, जो दूसरे नंबर का फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड है, और जो तीसरे नंबर का फिंगर है वो करंट है। ऑलवेज व्हाट विल हैपन, आउट ऑफ दीज 3 2 विल बी गिवन, थर्ड विल बी आस्क्ड। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B ये गिवन है, और करंट ये भी गिवन है, करंट की डायरेक्शन ये भी गिवन है, तीसरा निकालना है। तो अब आप अपने लेफ्ट हैंड को खड़े होकर के या बैठ करके, जो आप कंफर्ट में हो, लेफ्ट हैंड को करें। कैसा करें? तीनों फिंगर शुरुआत की इंक्लूडिंग थंब, मिडिल फिंगर, थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर, इनको स्ट्रेच करें, ठीक है। और देखें क्या सारे वेक्टर एक साथ ना पकड़ लीजिए, B और I सबको एक साथ मत पकड़ लीजिए, एक कोई पहले आप अलाइन करिए। जैसे करंट यहाँ पर है, मैं मान रहा हूँ कि मेरे बताए गए इंस्ट्रक्शन को आप मेरे साथ में फॉलो कर रहे हैं। आप यहाँ पर किसी एक को फॉलो करिए। यहाँ पर करंट आप देख रहे हैं, इसको पकड़ लीजिए। अभी B को भूल जाइए, B को बाद में अलाइन करिएगा, अभी आप करंट को अलाइन करिए। आपने आई होप अपने लेफ्ट हैंड की तीनों उंगलियों को स्ट्रेच कर रखा होगा, तीनों उंगलियों में थंब शामिल है, और करंट मैंने कहा मिडिल फिंगर से रिप्रेजेंट होती है। तो मिडिल फिंगर देखिए किधर है। हो सकता है मिडिल फिंगर आपकी ऊपर हो, नीचे हो, दाएं हो, बाएं हो, नहीं, मिडिल फिंगर को आप स्ट्रेच करे रहिएगा, और मिडिल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में डायरेक्ट करिए। आपको अपने हाथ को घुमाना पड़ेगा, ठीक है, आपको अपने हाथ को घुमाना पड़ेगा। अब थोड़ा खड़े होके, थोड़ा बैठ के, एडजस्ट करके, ऐसा आपने कर लिया। मान लेते हैं कि करंट की जो डायरेक्शन है वो मिडिल फिंगर की डायरेक्शन से मैच हो गई है। अब आप मिडिल फिंगर की डायरेक्शन को छेड़ेंगे नहीं, वो वहीं रखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड को चेक करिए। मैग्नेटिक फील्ड ये इस वाली फिंगर से होती है, मैग्नेटिक फील्ड ये इस वाली फिंगर से होती है। आप मिडिल फिंगर को अपने राइट हैंड के अंगूठे और उंगली से पकड़ लीजिए, वो कहीं जाना नहीं चाहिए, वो वहीं रहना चाहिए। मिडिल फिंगर करंट ये अलाइन हो गया है, ये चेंज नहीं होना चाहिए। बस अब आप अपने हाथ को थोड़ा रोटेट करते हुए ऐसा करिए कि जो इंडेक्स फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाए। थोड़ी देर में आप ये कर पाएंगे। जब ये हो जाएगा तो आपको पता चलेगा इस पे फोर्स किधर लगेगा, तब आपको पता चलेगा कि इस पे फोर्स किधर लगेगा। आई होप अब तक आपने डायरेक्शन निकाल लिया होगा। यहाँ पर जो डायरेक्शन आएगा इसका, इस पॉइंट पर अगर हम इसको मेंशन करें तो अंदर की तरफ आएगा। जो मैंने अभी आपको भूतनी वाला एक एग्जांपल दिया था ना, उसका जो हाथ है आपसे दूर जा रहा है, ये समटाइम क्रॉस से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। क्रॉस का मतलब होता है समथिंग विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड गोइंग इनवर्ड, राइट।
ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से आपने निकाला है। अब मैं एक ट्रिक आपके साथ शेयर कर दूं यहाँ पर, ये लेकिन आप लिखेंगे नहीं बोर्ड एग्ज़ाम में, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में नंबर उस बात पे ही मिलता है जो एनसीईआरटी में लिखा रहता है। जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ ये थोड़ी सी एडवांस आगे की क्लास की है, 12वीं क्लास की है, लेकिन समटाइम ये लोगों के लिए ज़्यादा कंफर्ट में होती है। करना क्या होता है कि इस पॉइंट पे जहाँ पर आपको डायरेक्शन मेंशन करनी है, जहाँ पर आपको डायरेक्शन मेंशन करनी है वहाँ पर एक स्क्रू ड्राइवर रख दीजिए, ठीक है, पेचकस, और आप उस स्क्रू ड्राइवर को रोटेट करिए। मतलब जैसे ड्रिल करते हैं ना, आप कहीं पे छेद करते हैं, तो वो छेद करते समय आप स्क्रू को या तो ऐसे घुमाएंगे या तो ऐसे घुमाएंगे, दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। डिपेंड करेगा कि आप वहाँ पे जो नट है उसको लूज कर रहे हैं या टाइट कर रहे हैं। इस दो में से आपको कौन वाला लेना होता है। फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए आपको आई को रोटेट करना होता है और उसे बी की तरफ लाना होता है। क्या कहा मैंने, आई को रोटेट करना होता है और बी की तरफ लाना होता है। ये देखिए आई आपका है और आई ये रोटेट हो रहा है, ये आई रोटेट हो रहा है और ये रोटेट होके बी की तरफ आएगा, ठीक है। जब आप ऐसा करोगे तो स्क्रू का जो ऐसा मोशन होगा, देखो इमेजिन करो, ऑब्जर्व करो, ये स्क्रू जाएगा किधर, अंदर जाएगा या बाहर आएगा। स्क्रू जो है नट को वो लूज करेगा या टाइट करेगा, इन करेगा या आउट करेगा। जब एंटी क्लॉकवाइज, ये मैं आपको ट्रिक पहले भी बता चुका हूँ, जब कोई चीज़ एंटी क्लॉकवाइज घूमती है तो वो आपकी तरफ जाती है। एंटी क्लॉकवाइज टूवर्ड्स ऑब्जर्वर होता है, क्लॉकवाइज यहाँ पर रोटेशन हो रहा है, ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, आपसे बाहर को निकल जाएगा, आपसे दूर को जाएगा। ये बहुत सारे रूल हैं, जो आपको सुंदर लगे आप वो फॉलो कर सकते हैं, बट लिखने के हिसाब से अगर चले बोर्ड में तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ही लिखा जाएगा और उससे ही चीज़ें निकाली जाती हैं, उससे ही फोर्स की डायरेक्शन निकाली जाती है। ये जो हेडिंग है ख़त्म हो गई है, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आया है आपके एग्ज़ाम में, बट फिर भी ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये 2024 में नहीं आया है, लेकिन 23 में 22 में हर साल आया है। और दूसरा 2024 में जो आगे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं वो इस हेडिंग के बिना हो नहीं पाएंगे, तो बताना ज़रूरी था, मैंने बता दिया। नाउ आपका रिवाइज वगैरह भी हो गया, आगे की हेडिंग पर मूव करिए, दैट इज़ फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, ठीक है। ये क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ दैट, बट बिफोर दैट हम कुछ पहले थ्योरी करेंगे, फिर उस क्वेश्चन पे आएंगे। थ्योरी क्या है, फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। जैसा कि मैंने आपको बिगिनिंग में अभी थोड़ी देर पहले बताया कि दो लोगों के बीच का जो फोर्स होता है वो एक स्टेप का प्रोसेस नहीं है, वो एक स्टेप की मैकेनिज्म नहीं है, बीच में फील्ड आती है, उसकी हेल्प से इंटरेक्शन होता है। जैसे कि यहाँ पर एक मैग्नेट है और एक और मैग्नेट है, ये दोनों मैग्नेट यहाँ पर अट्रैक्ट करेंगे, तो डायरेक्टली एक स्टेप में अट्रैक्शन नहीं कहा जाता है, बोला जाता है कि ये जो पहला मैग्नेट है ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और फिर ये मैग्नेटिक फील्ड जो होती है इस मैग्नेट को अट्रैक्ट कर लेती है। यहाँ पर एक ये करंट कैरिंग वायर है, ये दूसरा करंट कैरिंग वायर है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये अट्रैक्शन एक स्टेप में नहीं होता। पहले ये जो I1 है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और फिर इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये दूसरा वाला वायर अट्रैक्ट हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी हो रखी है, उसमें करंट कैरिंग वायर पे फोर्स निकालने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करेंगे। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर अब जो ये वाली गणित थी, इस वाली गणित से जब आपने कंपेयर कराया तो पता चला कि ये जो करंट है ना, ये करंट ये मैग्नेट का रोल प्ले कर रही है, ये जो करंट है ना ये इस वाले मैग्नेट का रोल प्ले कर रही है। मतलब अब तक आपको ये समझ में आ गया कि करंट इसका भी मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। ये ऑर्स्टेड ने बताया था, प्रीवियस वीडियो में हमने इस पर डिटेल पर चर्चा करी थी। जो अगर हम बचपन की बातें करें तो हमको ये पता रहता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट मैग्नेट से जनरेट होता है। जब बचपन से थोड़ा सा आप बड़े हुए तो पता चला, ऑर्स्टेड ने सबसे पहले पता लगाया कि मैग्नेटिक इफेक्ट केवल मैग्नेट से नहीं, वो तो करंट से भी प्रोड्यूस होता है। और फिर जब आप और बड़े हुए तो आपको पता चला कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो केवल मैग्नेट से नहीं,
वो केवल करंट से नहीं, वो मूविंग चार्ज से भी होता है। दरअसल चार्ज एट रेस्ट नहीं, चार्ज इन मोशन ये करंट के इक्विवेलेंट है। करंट होता ही है क्या कि अगर कोई चार्ज फ्लो हो रहा है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यही तो करंट होता है। तो जहाँ भी अगर चार्ज का फ्लो हो रहा है, चार्ज में मोशन हो रहा है, ये इक्विवेलेंट है इस बात के कि वहाँ करंट है। और करंट जस्ट लाइक मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट करती है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट जो है आप समझ गए होंगे 3 प्रकार से जनरेट हो सकता है। एक तो मैग्नेट के द्वारा, एक तो करंट के द्वारा, और तीसरा मूविंग चार्ज के द्वारा। मूविंग चार्ज के द्वारा मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होता है, ये बात मैक्सवेल नाम के एक साइंटिस्ट हैं उन्होंने बताई थी। यहाँ पर कुछ भी हम अपने आप से नहीं बता रहे हैं। ये करंट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट है ये ऑर्स्टेड ने बताया, मूविंग चार्ज का जो मैग्नेटिक इफेक्ट है ये मैक्सवेल ने बताया। मैक्सवेल ने और भी बहुत कुछ बताया जो यहाँ पर बताना जरूरी नहीं है, इसलिए इग्नोर किया जा रहा है। थोड़ा सा बताना जरूरी है। जो चार्ज होता है क्यू, इसकी 3 स्टेट्स हो सकती हैं। चार्ज रुका हुआ हो सकता है और चार्ज रुका हुआ नहीं हो सकता है, मतलब उसमें वेलोसिटी स्पीड हो सकती है लेकिन वो स्पीड कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन नहीं है। और तीसरी परिस्थिति कि एक्सेलेरेशन भी है चार्ज में। ये आपका चार्ज रेस्ट में है, ये मूविंग चार्ज है और ये एक्सेलेटेड चार्ज है। ये रेस्ट, इसको कहा जाएगा मूविंग चार्ज, और तीसरे वाले को कहा जाता है एक्सेलेटेड चार्ज। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, ये सब मैक्सवेल बता रहे हैं। मूविंग चार्ज के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है और एक्सेलेटेड चार्ज के द्वारा रेडिएशंस जनरेट होते हैं। ये कंप्लीट बात है जो मैक्सवेल ने बताई। हमें इसमें से केवल इस बात को विद द हेल्प ऑफ लॉजिक क्लियर किया कि जो करंट है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ये ऑर्स्टेड ने बताया। और करंट है क्या, नथिंग बट मूविंग चार्ज। तो मूविंग चार्ज ऑल्सो क्रिएट मैग्नेटिक इफेक्ट। क्लियर हुआ। अब आप आइए, ये जो स्टोरी थी 2 स्टेप इंटरेक्शन की, क्या स्टोरी थी कि जो 2 यहाँ पर करंट है डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं होते, 2 स्टेप में इंटरेक्शन होता है। पहले क्या होता है कि करंट अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है और फिर वो क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वाले वायर पे फोर्स अप्लाई करती है। ठीक इसी प्रकार से हम यहाँ पर I1 की जगह I1 ना लिखें, एक चार्ज लिखें और उसको मूव करा दें। क्लियर है। तो ये मूविंग चार्ज हो गया। यहाँ पर अगर हम एक और चार्ज बनाएं Q2 और उसको V2 की वेलोसिटी से चलिए हम चला देते हैं, तो ये वाली जो स्टोरी है इस स्टोरी के बिल्कुल बराबर है। यहाँ पर बस क्या है, करंट है और यहाँ पे क्या है, चार्ज इन मोशन। यहाँ पे क्या है, करंट है, चार्ज इन मोशन। तो जो यहाँ पर आपने कहा कि लाइक करंट क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी, ऐसे ही ये जो चार्जेस हैं ना ये भी अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन ये अट्रैक्शन एक स्टेप में नहीं होगा, 2 स्टेप प्रोसेस है। ये जो मूविंग चार्ज है पहले अपने अराउंड यहाँ पर क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। फिर इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो चार्ज है फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो अब तक आपको ये समझ आया कि जस्ट लाइक करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, इन द सेम वे मूविंग चार्ज ऑल्सो प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। जस्ट लाइक current carrying wire experiences a force when kept in magnetic field, moving charge will also experience a magnetic force when kept in magnetic field। यही बात को यहाँ पर डायग्राम के थ्रू क्लियर किया गया है कि फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज, ये करंट है, इस करंट की वजह से इस पॉइंट पर फील्ड होगी, ये ऑर्स्टेड ने बताया। करंट का ये मैग्नेटिक इफेक्ट है। तो यहाँ पर आप करंट के बजाय एक चार्ज बना सकते हो जिसमें कुछ वेलोसिटी दिखा सकते हो। ये मूविंग चार्ज है, ये अपने से कुछ दूर के किसी भी पॉइंट को आप ले लो, हर जगह क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। ये फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज है। जैसे कि करंट के कैरिंग वायर केवल फील्ड ही प्रोड्यूस नहीं करता, फील्ड में रखा होता है तो फोर्स भी जनरेट करता है। ठीक उसी प्रकार से मूविंग चार्ज केवल फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता, फील्ड में रखा हो तो फोर्स भी एक्सपीरियंस करता है। जैसे यहाँ देख लो, यहाँ पर क्या है कि ये आपका फील्ड पहले से हो रखी है और उसमें करंट कैरिंग कंडक्टर है, इट विल एक्सपीरियंस फोर्स। आपने ऊपर अभी डायरेक्शन निकाली है। तो यहाँ पर अगर हम इस करंट को ना बनाएं, इसके बदले एक चार्ज को, अंडरस्टूड है पॉजिटिव चार्ज की बात होगी,
पॉजिटिव चार्ज की ही मोशन की जो डायरेक्शन होती है वो करंट की डायरेक्शन के बराबर होती है। नेगेटिव चार्ज में तो उल्टा हो जाता है। नेगेटिव चार्ज अगर इधर फ्लो करा दिया तो उसके स्थान पर जो रिप्लेसमेंट होगा, करंट बनेगी, वो अपोजिट होगी यहाँ पर। इसलिए मैंने P प्लस लिखा है। प्रोटॉन माना जा सकता है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन नहीं मान सकते। अगर आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मानना है तो उसको इधर मत मोशन कराइए, उसको इधर मोशन कराइए, तब इधर का जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है विल बी इक्विवेलेंट टू दिस करंट। इफ यू आर मूविंग इलेक्ट्रॉन इन दिस वे, इलेक्ट्रॉन आपका अगर इधर को मूव कर रहा है तो उसकी वजह से जो इक्विवेलेंट करंट होगी विल बी इन दैट वे। आई होप आप क्लियर कर पा रहे होंगे। यहाँ पर आपको समझ में आया कि जैसे कि करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, इन द सेम वे मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड विल ऑल्सो एक्सपीरियंस फोर्स। डायरेक्शन निकालने के लिए कोई अलग रूल नहीं आएगा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ही काम करेगा। जब भी अगर कोई चार्ज मोशन कर रहा हो और अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो आप वहाँ से उसको हटा करके उसके बदले वहाँ पर करंट बना लें, वहाँ पर आई लिख लें। अब आपको करंट की डायरेक्शन दिख जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड पहले से ही दी रही होगी, फोर्स की डायरेक्शन आप निकाल लेना। जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें, रियलिटी में तो पॉजिटिव चार्ज इधर को फ्लो कर रहा है, लेकिन हम मान लेंगे क्या कि यहाँ पे करंट दौड़ दी है इधर को, करंट की डायरेक्शन इधर है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, और हमें निकालना है फोर्स की डायरेक्शन। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा सकते हैं, या जो मैंने अभी ट्रिक सिखाई वो लगा सकते हैं कि दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पे, इसके और इसके इंटरसेक्शन पॉइंट पे यहाँ पे एक स्क्रू रख दीजिए और आई को बी की तरफ घुमा दीजिए। तो जब आई को बी की तरफ घुमाओगे तो जो आपका स्क्रू है वो पेनिट्रेट करके अंदर को जाएगा। ये फोर्स का डायरेक्शन है। यहाँ पे जो रियलिटी का चार्ज पार्टिकल है, यू विल सी व्हाट, ये आपके स्क्रीन को ड्रिल करके अंदर चला जाएगा, राइट। अब एक और, जैसे यहाँ क्वेश्चन ये वाला देखें आप, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इधर जा रहा है। बताइए यहाँ पर चार्ज है या नहीं? चार्ज है। चार्ज मूविंग है या नहीं? मूविंग है, मूविंग चार्ज है। मैग्नेटिक फील्ड में है या नहीं? मैग्नेटिक फील्ड में भी है। मूविंग चार्ज विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, एंड अगर मेले से मैग्नेटिक फील्ड हो रखी है, प्रोड्यूस हो रखी है, और उसमें मूविंग चार्ज है, इट विल एक्सपीरियंस फोर्स इन व्हाट डायरेक्शन। इसके लिए हमने कहा कि चार्ज जहाँ पर है उसके मोशन को आप वहाँ से हटा के इक्विवेलेंट करंट ड्रॉ कर लीजिए। चूंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो जो इसके बदले इक्विवेलेंट करंट बनेगी दैट विल बी इन अपोजिट वे। ये आपकी करंट की डायरेक्शन हो गई। मैग्नेटिक फील्ड ये इधर है और हमें निकालना है फोर्स, तो आप यहाँ पे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा सकते हैं, या फिर ये जो दोनों लोग हैं इनके इंटरसेक्शन पॉइंट पर आइए और यहाँ पे स्क्रू रख करके आई को बी की तरफ रोटेट कर दीजिए। आई को बी की तरफ रोटेट करेंगे, आप देखेंगे कि फोर्स परपेंडिकुलर इनवर्ड आ रहा है। ये कहानी ऊपर वाली कहानी से बिल्कुल मैच कर रही है। तो यहाँ पर फोर्स, फील्ड, मूविंग चार्ज, मुझे लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया, कुछ बचा नहीं है। इस पर एक क्वेश्चन रह गया था, वो कर लेते हैं, देख लीजिए। दिस इज व्हाट? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। In this magnetic field, what we have two charge particle, one electron and another proton. Electron going downward, proton going upward. लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन बतानी है। जिस प्रकार से मैंने पढ़ाया है, एग्जैक्ट डायरेक्शन अगर आप ना भी निकालें तो भी आंसर आ जाएगा। पूछिए कैसे? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो इसकी जगह इक्विवेलेंट करंट जो बनेगी वो ऐसे बनेगी, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट। और ये प्रोटॉन है, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इधर मूव करता है, करंट उसकी वजह से उधर ही होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट करंट है, ये प्रोटॉन के करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट करंट है। बोथ करंट आर इन सेम डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड, जिस मैग्नेटिक फील्ड में ये है उसी मैग्नेटिक फील्ड ये है। दोनों के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी सेम है, दोनों के लिए जो करंट है वो भी सेम है। फोर्स की एग्जैक्ट डायरेक्शन क्या होगी ये निकालने की यहाँ जरूरत नहीं है, पहले ही समझ में आपको आ रहा होगा कि वट एवर विद द सिचुएशन विल बी सेम इन बोथ। दोनों में सेम सिचुएशन आएगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, अपोजिट मोशन है। तो करंट जो बनेगी वो दोनों में सेम बनेगी, तो फिर जो फोर्स आएगा वो भी दोनों में सेम आएगा। एग्जैक्ट डायरेक्शन की अगर बात करें तो आप अभी थोड़ी देर पहले निकाले थे, वो परपेंडिकुलर इनवर्ड, नॉर्मल टू द प्लेन गोइंग इनवर्ड। अब आप एक बार आंसर देख लो, यहाँ पे कहा गया कि बोथ पॉइंटिंग इनटू प्लेन ऑफ पेपर। देख लीजिए ये दोनों जो निकाले गए हैं दोनों ही
पॉइंटिंग इनवर्ड, जबकि बी ऑप्शन में देखिए लिखा हुआ पॉइंटिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन के पेपर के बाहर नहीं। पॉइंटिंग एक का इनवर्ड एक का आउटवर्ड, ये भी गलत है। तो बी सी डी तीनों गलत हो गए। ए जहाँ पे लिखा है दोनों के लिए जो फोर्स आएगा प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर इनवर्ड, दैट विल बी करेक्ट। लेट मी चेक आउट, कुछ रह तो नहीं गया है। टोटली कंप्लीट हो गया, पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो गया है। और वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर 10वीं क्लास के बच्चों के लिए, क्योंकि सब कुछ 3D में है, समझना भी मुश्किल है, समझाना भी मुश्किल है। आप चाहे तो रेटिंग कर सकते हैं कि मैं समझा पाया कि नहीं। हालांकि मैं अगर खुद अपने आप को रेट करूं तो थोड़ा कम ही रेट करूंगा, क्योंकि यहाँ पर फेस मैंने रिवील नहीं किया है और चेहरे को दिखा करके फिजिकली प्रेजेंट होकर के डायरेक्शंस बताना ज़्यादा आसान होता है, इसलिए ये मैंने रेट अपने आप को जो किया थोड़ा कम किया। मुश्किल थोड़ा सा रहा समझना और समझाना। बाकी अब आप ये कर सकते हैं अगर समय हो तो 2024 के और पीछे चले जाइए, 23 उसके क्वेश्चन कर सकते हैं। मोस्टली क्वेश्चन आप देखोगे कि जो ये मैंने वन शॉट आपको प्रोवाइड किए हैं ऑल इन वन सीरीज में, इससे हो जाएंगे। क्योंकि जो थ्योरी हमने बताई है सिर्फ इतना नहीं ध्यान रखा है कि यही क्वेश्चन होना चाहिए आपसे, ये ध्यान रखा है कि जो रिलेटेड हेडिंग है वो पूरी कवर हो जानी चाहिए। तो आप 2024 के एक साल पीछे भी जा करके क्वेश्चन जरूर कर लें, और कोई जो डाउट आता है उसको आप फोटो खींच करके भेज दीजिए हमको, मैं कोशिश करूँगा क्लियर करने का। हाँ, इतना ज़रूर रहेगा कि जो आप डाउट भेजिए ना उसमें आप ऑडियो रिकॉर्डिंग अपनी थोड़ी सी ज़रूर भेजिए, क्योंकि आप जब लिख के देते हैं, मैं आपको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ कि मैं होता कौन हूँ, मेरी खुद की अंग्रेजी इतनी ख़राब है। आप लोग जब अंग्रेजी में कोई अपना डाउट लिखते हैं ना तो वो समझ नहीं आता कि आप कहना क्या चाहते हैं, इसलिए शुद्ध हिंदी में आप ऑडियो जो होता है टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में, उसका प्रयोग करके डायरेक्ट हमको डीएम कर दीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी जो समस्या है, जो डाउट है उसको बोल करके बता दीजिए। बहुत आसानी से मैं उसको क्लियर कर पाऊँगा। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।